प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है साइंस साइड के जो बच्चे हैं जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं 2024 में। तो प्री बोर्ड परीक्षा में यदि आप शामिल होने वाले हैं, रसायन विज्ञान का यदि आपका पेपर है, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा जो है यहाँ पर आप लोग का स्टार्ट हो गया है और जैसे जैसे मेरे पास पेपर आ रहा है मैं आप सभी लोगों को उसका सलूशन भी उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और डिस्टेंस से इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख कर जाइएगा और जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत है डिस्टेंस, तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए अवेलेबल है। देखिए, रसायन विज्ञान कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए चलिए करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए दोस्तों, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है बहुविकल्पी का। पहला का प्रश्न, 180 ग्राम जल 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम लोग मोल की बात कर रहे हैं तो मोल बराबर होता क्या है। मोल बराबर होता है भार बटे में अणुभार होता है। क्या होता है? भार बटे में अणुभार। देखिए यहाँ पर भार तो दिया गया 180 ग्राम, ठीक। और H2O का अगर देखेंगे आप, H2 और O, तो H का तो हो गया 1, तो 1, और ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूनी के 16 हो गया इसका अणुभार। तो 16 दो 18, यानी 18 हो गया जल का अणुभार। तो यहाँ जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो कहा जाता है ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ भार बटे क्या हो जाएगा अणुभार, तो 180 ग्राम बटे में जब 18 से आप लेंगे, यहाँ डिवीजन करेंगे अणुभार लिखकर, तो यहाँ पर 180 से 18 जो कैंसिल आउट होगा तो वो 10 बार में होगा, यानी 18 दहा में 180। तो 10 मोल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहला जो प्रश्न है उसका विकल्प नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 10 मोल। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग और ख प्रश्न को देखते हैं। डिस्टेंस किसी भी थोड़ा पेपर आप लोगों को डिजिटल जो उपलब्ध करा रहे हैं, देखिए पेपर को तो थोड़ा सा पेपर सफाई से नहीं खींचे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्नों को ध्यान से देखिए। फिर भी इतना है डिस्टेंस कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, किसी धातु को उसी के लवण विलीन में, यानी जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अब मैं यहाँ पर से आप लोग के लिए देखिए एक बैगुना लिया गया। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ पर देखिए इसमें जली विलयन लिया गया किसी चीज का, और यहाँ मैंने राड लिया है, यानी कापर सल्फेट अगर हो गया या जिंक सल्फेट हो जाए और जिंक का ये राड हो जाए, ठीक है ना। तो किसी धातु के क्षण को उसी के लवण विलयन में जब हम लोग डुबोते हैं डालते हैं, तो विलयन के सापेक्ष जो धातु की क्षण होती है धनावेशित या तो ऋणावेशित हो जाती है। तो इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, और तथा इनके बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव को अगर देखा जाए तो धातु की प्रकृति, विलयन के तापमान पर और विलयन की मूलता, इन सभी पर, तो ये इन सभी पर जो ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी पर जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग ग प्रश्न की ओर। देखिए ग हम लोग का प्रश्न क्या है, किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस आयन का जो विलयन है वो रंगहीन होता है। यहाँ पर ये भी प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्कैंडियम के बारे में हम लोग बात करें, स्कैंडियम प्लस 3, तो स्कैंडियम प्लस 3 देखा जाए तो ये एक तरीके से क्या है, ये रंगहीन होता है। उसके अलावा Fe3+, Mn2+, टाइटेनियम 3+ है जो, ये सभी के सभी जो है रंगहीन है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, इन लोगों में क्या है, डी कक्षकों में देखा जाए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो, और डी जो होते हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो होते हैं वो मुख्य रूप से इनमें जो संक्रमण जो होता है वो आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो मतलब आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, टाइटेनियम हो गया, इनमें रंग मिलते हैं, जबकि स्कैंडियम में रंगहीन होता है ये। तो ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग आगे। देखिए घ जो प्रश्न है, क्रोमियम NH3 सेकेंड, और ये फ्लोरीन है 4 है, माइनस दिया हुआ एक माइनस है। क्रोमियम परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जब चल रहे हैं उपसर्ग संयोजक यौगिक से रिलेटेड प्रश्न ये पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। कैसे करेंगे इसको आप सभी लोग। देखिए अमोनिया का तो सीधा सीधा 0 हो गया, ठीक, और फ्लोरीन का -1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन परिवार का सदस्य है। तो इधर आपका मिल गया, देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पर हो गया -4। इधर बराबर में जब बच्चे लेंगे तो -1 है, तो -4 जब उधर जाएगा तो -1+4, तो यानी +3, तो +3 जो हो जाएगा वो आपका क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक।
चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में आगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अमीनो अम्ल के निर्माण की इकाई है। देखिए दोस्तों, प्रोटीन जो होता है वो अगर देखा जाए तो वो होते हैं मुख्य रूप से अमीनो अम्ल के प्राथमिक इकाई। ठीक है, प्रोटीन जो होता है देखिए पेप्टिन में के रूप में बद होता है ना, पेप्टाइन के थ्रू वो जुड़ते जाते हैं, तो प्रोटीन जुड़ते तो वो अमीनो अम्ल में वो बदल जाते हैं। देखिए जब प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए लिखा गया है मेथिल का ग्रुप दिया गया, 3 लिखा गया और नाइट्रोजन के साथ है। तो क्या है ये? प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। जब 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे तृतीयक एमीन। अगर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राथमिक एमीन, 2 लगा रहेगा तो द्वितीयक एमीन, और अगर 3 एल्किल ग्रुप लगा रहेगा तो उसे हम लोग तृतीयक एमीन या उसे टर्सरी एमीन के रूप में हम लोग कहते हैं। जैसे देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला जब यहाँ पर समाप्त हो जाती है आप सभी लोगों के लिए, तो देखिए अब आप लोगों के छोटे प्रश्न हैं, एक तरीके से अति लघु इनको कह सकते हैं, या तो लघु की श्रेणी में भी हम रख सकते हैं इनको। अनादर सिविलियन राउल्ट के नियम का पालन क्यों नहीं करते? अनादर सिविलियन क्यों कहते हैं हम लोग, या अनादर सिविलियन क्या होता है ना, इसके बारे में हम लोग को बताना है, या जानकारी रहेगी तो आप इसका उत्तर दे देंगे। सिल्वर नाइट्रेट के कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? कारण सही जो है इसका बताना है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता बताइए, क्या होता है, क्या कितना उपयोगी होता है, या क्या क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबे समय तक एल्यूमीनियम की वायु में रखने पर रंगीन क्यों हो जाती है? बताना है। शून्य कोटि के विक्रिया के लक्षण बताइए। शून्य कोटि के विक्रिया जो होता है डिस्टेंस, उसमें शून्य कोटि के विक्रिया क्या होता है? ठीक है, ऐसी विक्रिया जिसमें विकारक के एक भी अणु विक्रिया में भाग नहीं लेते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की विक्रिया। ठीक है ना। एक्टिनाइड तत्वों के उपयोग लिखिए। देखिए एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं क्या? एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। यानी एक्टिनियम के बाद जो डी ब्लॉक के तत्व आते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड तत्व। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछ रहा है उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब आपको बताना है। वर्ग समतल देखिए प्लेटिनम है यहाँ पर, पीटी और सीएन 4 दिया गया। 2 माइनस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताना है। उच्च अभिक्रिया क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आप सभी लोगों को। और राउल्ट का नियम क्या है, इस नियम की सीमाएं लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथे का राउल्ट का नियम बहुत ही पॉपुलर, बार बार पूछा जाने वाला। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। ये भी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आणविकता तथा कोटि में हमेशा डिफरेंस जो है वो आपसे पूछता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब पढ़ते हैं उपसह संयोजक यौगिक को, तो इसका इंटरनेशनल आईयूपीएसी ने, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो इंटरनेशनल आईयूपीएसी नाम जो है देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर 3 दिया गया है, इन तीनों को आप लोग को लिखना है। ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टेंस देखो, देखिए यहाँ पर कापर हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेट्रा, यहाँ पर 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा एमिनो ना, टेट्रा एमिनो हो जाएगा आपका। और ये कापर हो गया तो कापर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर ना, सीधा सीधा हो जाएगा ये इस तरीके। देखिए ये है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन को जैसे पानी होता है तो उसको हम लोग एक्वा बोलते हैं, ब्रोमीन है तो ये ब्रोमो या सल्फेटो सल्फेट हो जाएगा ये आपका ना, इस तरीके से। किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है? एक प्रथम कोटि की विक्रिया। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है। ठीक है डिस्टेंस, प्रथम कोटि की विक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाता है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखने की जो प्रक्रिया होती है, जो सीरीज होता है, जो व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषता बताना था। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, रोजनमुंड अपचयन देखिए हो गया, इटाट अभिक्रिया हो गया, इन सबको देख लीजिए अच्छे से। छठवें प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है यहाँ पर। और सोडियम मेथॉक्साइड के साथ अगर क्रिया होती है तो क्या होता है? एल्कोहलिक के OH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्रिया होगा तो क्या होगा? अथवा में देखिए जो प्रश्न दिया गया है वो वर्नर सिद्धांत से दिया गया है। वर्नर सिद्धांत के अनुसार संकुलों का संरचना दीजिए तथा इस सिद्धांत की सीमाएं भी लिखिए। वर्नर के सिद्धांत को देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। आगे जब बढ़ते हैं देखिए इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा डिस्टेंस। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार के या इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियों का वर्णन करना, ये प्रश्न देखिए। देखिए आयन अनुचुंबकीय होता है जबकि ये जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय होता है। तो किस तरीके से होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो तत्व होते हैं ये। अब देखिए किससे क्या बनता है, अथवा में एक प्रश्न है, केवल रासायनिक समीकरण देना है यहाँ पर कि ये अगर लेंगे तो मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग का, बेंजल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है। ग्लूकोज क्रिया देखिए कराया जाए तो क्या हो रहा है, स्टोन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म कर रहे हैं। डाई एथिल एथिल को जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, ये सीधा है। कोलराउस का नियम देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउस के नियम की सीमाएं जो है, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए।
इस नियम का दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अनुप्रयोग लिखिए। अनंत अनुता पर ना ये कहा गया था, अनंत अनुता पर ये दिया था उन्होंने, कुलराव साहब ने अपना एक नियम। हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए किससे क्या प्राप्त करना है, ये भी प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। तो डिस्टेंस इस तरीके से रहा। देखिए आप लोगों का प्री बोर्ड का पेपर जिन बच्चों के यहाँ हो गया है अच्छी बात है, जिन बच्चों के यहाँ नहीं हुआ है उनके लिए ये जो वीडियो था, आज का ये सेशन था, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराई से पूर्वक धन्यवाद।